हेलो एवरीवन, अगेन वी आर बैक। हमारा बजट का सीरीज चल रहा है। बजट का हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ और पार्ट्स हैं जो कि हम बजट के में हम सारा कवर करेंगे एंड वन बाय वन हम सारा का सारा एक बार कवर अच्छे तरीके से करते हुए चले जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आज हम बजट पे डॉक्यूमेंट पे हम डिस्कशन करेंगे। बजट कैसे प्लेस होता है, उसके अंदर क्या क्या डिमांड्स होती हैं, कौन कौन कर सकता है। कुछ बिल्स हम समझेंगे इस बजट के अंदर जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। देखो, बजट डॉक्यूमेंट में अब है क्या बेसिकली। अब हमने पढ़ा था AFS होता है हमारे पास, एनुअल फाइनेंशियल बजट होता है हमारे पास। उसके अंदर जो हम ASF हम प्रेजेंट करते हैं आर्टिकल 112 के अंदर। किसके अंदर? 112 के अंदर प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर हमारे पे रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर दोनों होता है, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम बात करते हैं। अब आपको ये समझना जरूरी है, जब हम बजट पेश करते हैं तो उसके अंदर कितने साल का हमारे पास लेना देना होता है। देखो, हम इजीली हम ये देखते हैं कि हमारे पास 3 साल का बजट हम देखते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? जो हमारा साल चला गया है, जो साल हमारा चल रहा है और जो साल आने वाला है। ठीक है, अगर हम 2023 में हैं तो हम यहाँ पर 2021 की बात करेंगे, यानी कि 2023 के अंदर हमारे 2023 के लिए बजट लेके आ रहे हैं। तो 2021 हमारा जो चला गया है उसको भी हम देखेंगे कि उस टाइम पे हमने क्या किया, 2022 में हमारा क्या चल रहा है और आने वाले साल में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 2017-18 इन रिलेशन टू एस्टिमेट द प्रीवियस ईयर 2016-17 के लिए एज द एक्सपेंडिचर ईयर बिफोर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2015-16। तो हम 3 साल का पूरा हम एक अनुमान लगा के चलते हैं कि हमने कैसे कैसे काम किया। तो इसके ऊपर हम बेसिकली हम काम करते हैं। ठीक है, वहीं रिसीव्ड एंड डिसबर्समेंट आर शोन अंडर द थ्री पार्ट्स, बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। ये 3 फंड होते हैं जहां से बेसिकली हमें काम पैसों के लिए काम करना होता है। ठीक है, ये 3 फंड। अब क्या होता है, एक एस्टीमेट लगाया जाता है रिसीप्शन एक्सपेंडिचर का, जहां इंक्लूड किया जाता है किसमें, AFS के अंदर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि एक्सपेंडिचर नेट ऑफ रिफंड्स एंड रिकवरीज एज बी रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट्स। ठीक है, तो इसके ऊपर काम किया जाएगा बेसिकली। अब है क्या क्या, देखो, AFS हैज द फॉलोइंग हेड्स। हम इन टॉपिक्स को लेके एक बारी बात करेंगे। तो ये सारी चीज चलती है। देखो, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो कहती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जिसके अंदर हमारे रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर होंगे, यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों के दोनों अंदर होंगे। जब हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट A आ जाएगा तो उसके अंदर एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर हुए होंगे वो। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आएगा स्टेटमेंट 2 के अंदर, और स्टेटमेंट 3 के अंदर पब्लिक अकाउंट आ जाएगा, जिसके अंदर जो कि पब्लिक अकाउंट्स के जो रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर होगा। रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, इसके लिए हम अलग से डिमांड करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अब डिमांड्स एंड आपकी ग्रांट्स आएगी तो उसके अप्रूवल की बात करनी है, तो हाँ अप्रूव करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे। आर्टिकल आपका 113 क्या कहता है? आर्टिकल आपका 13 बात करता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके ऊपर अब इसमें क्या करेगा, ये बताएगा कि रिक्वायर्ड टू वोट बाय लोकसभा आर सबमिटेड इन द फुल डिमांड एंड ग्रांट्स। द डिमांड्स फॉर ग्रांट आर प्रेजेंटेड टू द लोकसभा अलोंग विद द AFS, जनरली वन डिमांड फॉर वन से प्रेजेंटेड। ओके, अब क्या होता है, फॉर मान के चलिए लोकसभा के अंदर एक मिनिस्ट्री एक ही डिमांड अपनी प्रेजेंट करती है। ठीक है, मान के चलिए कि 512 मेंबर्स हैं, तो लोकसभा में हर किसी ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक डिमांड प्रेजेंट करी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही डिमांड प्रेजेंट कर सकता है। मोर देन वन डिमांड मे बी प्रेजेंटेड फॉर ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। वो ऐसा भी कर सकते हैं, नेचर ऑफ कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कि ज़्यादा है तो उसके अगेंस्ट में भी वो दूसरी अपनी डिमांड दे सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन रिगार्ड टू यूनियन टेरिटरीज जहाँ जिनके पास कोई लेजिस्लेचर नहीं है, ए सेपरेट डिमांड इज प्रेजेंटेड फॉर ईच ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज अपने लिए एक सेपरेट डिमांड प्रेजेंट कर सकते हैं जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है। इन 2014-15 में इनकी तरफ से 106 डिमांड आई थी हमारे पास। कितनी आई थी? 106 डिमांड आई थी, जो कि हाईएस्ट रही होगी उस टाइम की। तो इस तरीके से आता है हमारे पास। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या होगा, जो जो हर एक डिमांड होगी गिव्स टोटल वोट, उसको टोटल वोट मिलेंगे एंड चार्ज मिलेंगे। एक्सपेंडिचर आर ऑल्सो एंड रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन द डिमांड सेपरेटली, एंड ऑल्सो द total of the amount of expenditure for which demand presented, this followed by the estimate of expenditure under different major heads of accounts.
ठीक है, जितना भी उन्होंने दिया है उसको डिमांड, जितनी भी उन्होंने डिमांड करी है उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंडिचर में देखा जाएगा कि किस पार्ट्स के अंदर आ रहा है। द ब्रेक ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर ईच मेजर हेड बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान, ठीक है, कौन सा हमारा प्लान है कौन सा नॉन प्लान है, ठीक है। Is also given, the amounts of recovery taken in the reduction of expenditure in the accounts are also shown. A summary of demand for grant is given at beginning of the document, while detail of new services or new instrument of services such as formation of new company undertaking and any other indicate the end of the document. ये सब कुछ एंड में दिखाया जाएगा, बाकी जो भी डिमांड है वो आपके अलग से दिखाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझना, जितने भी आपने डिमांड करी है उसके ऊपर वोट होगा, उसको वोट करने के बाद एक्सपेंडिचर होगा और रेवेन्यू होगा, उसको देखा जाएगा। देखे जाने के बाद में ये एस्टिमेट लगाया जाएगा कि ये एक्सपेंडिचर हमारा प्लान में है या अनप्लान में, जो भी उसका जो मेन पोजीशन रहेगी। प्लान और अनप्लान दो तरीके के होते हैं बेसिकली, और इनकी तरफ से ये उसके बाद उसको ग्रांट किया जाएगा। इसके अलावा कोई नई सर्विस है, कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट है, यानी कोई न्यू कंपनी आने वाली है, कुछ नई स्कीम निकालने वाले हैं, तो उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट, उसको बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड में रखा जाएगा। वहीं एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, आर्टिकल 114 का 3 क्या कहता है, of the constitution, no amount can be withdrawn from the consolidated fund of India without enactment of such a law by parliament, यानी कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की सिंचित निधि से कोई भी अमाउंट नहीं निकाला जा सकता। लेकिन आफ्टर द डिमांड फॉर ग्रांट आर वोटेड बाय लोकसभा, Parliament's approval to the withdrawal for the consolidated fund of amount so voted and the amount required to meet the expenditure charge consolidated fund is sought through the appropriation bill, यानी कि कोई बिल है जो कि ये कब निकाला जा सकता है, जब भी कोई डिमांड आई है, कोई मांग आई है, अगर वो पहले लोकसभा में चली गई है, लोकसभा में उसके पास वोट डल चुके हैं, डलने के बाद वो पार्लियामेंट में पास हो जाएगी, उसके बाद ही पार्लियामेंट के पास होने के बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अमाउंट निकाला जा सकता है, ठीक है, जो भी अपने एक्सपेंडिचर के लिए आपने मांगा है। तो ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। क्या हो जाएगा, द होल प्रोसेस बिगिनिंग विद द प्रेजेंटेशन, सबसे पहले क्या करोगे, प्रेजेंट ही करोगे ना, पहले बजट आएगा उसे प्रेजेंट करोगे, एंड एंडिंग विद डिस्कशन, एंड में डिस्कशन होगी एंड वोट पड़ेंगे, एंड वोटिंग ऑन डिमांड्स एंड ग्रांट्स रिक्वायर्ड सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम लगता है, ऑब्वियसली बात है। अब मार्च में मान के चलो फरवरी की 1 तारीख से तो अब आपके पास बजट आ जाता है, अब आपका फरवरी पड़ा हुआ है, मार्च पड़ा हुआ है, 1 अप्रैल से आपका बजट आपका डिसाइड होगा, तो उस टाइम के लिए आपको वोट ऑन अकाउंट तो चाहिए ना, तब तक के लिए तो आपको पैसा चाहिए वोट ऑन अकाउंट, तो वो वाला काम तो आपको करना पड़ेगा ताकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे। द लोकसभा इज देयरफॉर empowered by the constitution to make grant in advance in respect of estimate expenditure for a part of the financial year, जो फाइनेंशियल का पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, completion of procedure for the voting on demand, the purpose of vote on account to keep government functioning depending on voting and final supply, तो इसके ऊपर भी काम किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब फाइनेंशियल तो बचा है ना, आपने फरवरी में बजट पेश कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी सब खत्म होगा, 2 महीने बचे हैं, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, उसको आप नहीं रोक सकते, ताकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे। अब आता है आपके पास फाइनेंस बिल, देखो फाइनेंस बिल और मनी बिल दोनों सेम ही है, एक तरीके से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, छोटा मोटा डिफरेंस रहेगा, जिसको आर्टिकल 110 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ AFS, बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट, before parliament a finance bill is also presented in fulfillment of requirement of article 110 of the constitution detailing the imposition, abolition, remission, alteration और regulation of taxes, यानी कि फाइनेंस बिल जो होता है वो बेसिकली बताता है कौन सा बिल आपको लगाना है, कौन से बिल को बढ़ाना है, किसको छोड़ कम करना है, उसके ऊपर रेगुलेशंस लगाने हैं, तो जितने भी टैक्स होते हैं उसके लिए बात की जाती है फाइनेंस बिल के अंदर। ए फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल एज डिफाइंड इन आर्टिकल 110 Constitution is combined by the memorandum explaining the provision included in it, तो जो भी होगा वो इसके अकॉर्डिंगली डिस्कस किया जाएगा अगर कोई टैक्स के अंदर कोई भी डिस्कशन चल रहा है, तो ये बेसिकली होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के अंदर, जिसमें हमें यहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने होंगे, जो आर्टिकल पढ़ने होंगे, आर्टिकल 110 और आर्टिकल 117, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है। मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल, बेसिकली क्या होगा, जितने भी आप जो मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंस बिल है जो भी आप दोगे, तो वो थोड़ा सा डिस्कशन होता है टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग द टैक्सेशन प्रपोजल्स कंटेन द फाइनेंस बिल प्रोविजन एंड देयर इम्प्लीकेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए इतना कुछ जरूरी नहीं है समझना, बस ये आपका मोटा मोटा अंदाजा है, पेपर से इतना कुछ ज़्यादा रिलेटेड नहीं है कुछ भी चीज़ें, बस छोटा मोटा अंदाजे के लिए, कभी अगर बाय चांस पूछ लिया जाए तो ऐसा है, बट यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। अब देखो डॉक्यूमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ FRBM, अब डॉक्यूमेंट क्या है एज पर द FRBM के अकॉर्डिंगली, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। मैक्रो क्या होती है, देखो दो तरीके होती है, एक होती है मैक्रो, एक होता है माइक्रो, ठीक है।
जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो आप बेसिकली एक बड़े लेवल की बात करते हो। जब आप माइक्रो की बात करते हो तो माइक्रो चिप आपने देखी होगी ना, माइक्रो चिप कहते हैं उसे, तो छोटे लेवल की आप बात करते हो। जब आप किसी पर्सन की इंडिविजुअल इकोनॉमिक स्थिति की बात करोगे, और या फिर किसी एक पर्सन का अगर आप बजट निकाल रहे हो, उसकी जीडीपी निकाल रहे हो, उसकी सैलरी निकाल रहे हो, तो इसका माइक्रो इकोनॉमिक, एक बंदे की तो निकाल रहे हो ना, छोटी बात है। बट जब आप किसी एक कंट्री की इकोनॉमी की बात करोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर काउंट होती है। The macroeconomic framework statement presented to the Parliament under Section 3.5 3.5 of the Physical Responsibility Budget Management 2003. The rules made thereunder contain assessment of the growth prospect economy with specific underlying assumption. It contains assessment regarding GDP growth rate, physical balance, central governments. इन सारी चीज़ों को देखा जाता है बेसिकली, ठीक है। अब क्या है, ये भी आप इसे इग्नोर कर सकते हो। एफआरबीएम का मैं आपको एक अच्छे से लेक्चर में आपको बता दूंगा, वो मैं आपके लिए बना दूंगा, लेकिन इसको इतना ज़्यादा आप इग्नोर मारिए। अब मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है, फिर लॉन्ग टर्म बनाई जाती है, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर पॉलिसी बनाई जाती है, कितना खर्च करना है कितना नहीं करना, कितने पे आपको रुकना है, आपका फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए, इसके ऊपर स्पेसिफिकली डिस्कशन है। 3 साल में कितना रहेगा, देखो देखो 2003 सेट फोर्थ 3-year rolling target expenditure indicators, specification of underlying assumption, risk is involved, the objective of MTEF क्या है, medium term expenditure framework, okay, to provide a closer integration between budget and the FRBM statement। तो ये FRBM बेसिकली एक मैनेजमेंट है जहाँ पर ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आपका किस तरीके से चलना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट, ये सारी चीज़ें। अब एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट क्या होता है, देखो एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर बजट वॉल्यूम फर्स्ट। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट में डिसाइड किया जाएगा कि आपका जो आपका रेवेन्यू और कैपिटल है उसको डिस्बर्स कैसे करना है मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट में, ठीक है। एस्टिमेट इन दी रेस्पेक्ट ऑफ ईच अंडर प्लान नॉन प्लान किस तरीके से करना है, एक्सपेंडिचर एंड ब्रॉड रीजन फॉर द वेरिएशन इन एस्टिमेट्स। बेसिकली कोई बड़ा रीजन होना चाहिए आपको देने का, आपके प्लान नॉन प्लान जो भी आपके एक्सपेंडिचर है उसके अकॉर्डिंगली आप उसे डिवाइड करोगे, फिर आप उसको दोगे, ठीक है, किसी भी मिनिस्ट्री को देना है तो। जब आप वॉल्यूम 2 की बात करोगे तो प्रोविजन मेड फॉर ए स्कीम और प्रोग्राम में बी स्प्रेड ओवर ए नंबर ऑफ मेजर हेड्स इन रेवेन्यू एंड कैपिटल सेक्शन इन डिमांड ग्रांट्स इन द एक्सपेंडिचर बजट वॉल्यूम 2 एस्टिमेट मेड फॉर द स्कीम प्रोग्राम। जितने भी आपकी स्कीम्स और प्रोग्राम है उसके अंदर जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उसके अंदर अलग अलग कमीशंस बैठी हुई है, ठीक है, उन सबके लिए अलग से ये सारी चीज़ें एक वॉल्यूम 2 होता है जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि किसके लिए कितना एलोकेट करना है, ठीक है। जितना भी आपके पास आ रहा होगा वो सब कुछ इसके अंदर काउंट किया जाएगा, तो इसके लिए अलग से प्रोविजन होगा। अब रिसिप्ट बजट आ जाएगा। एस्टीमेट ऑफ रिसिप्ट बजट इंक्लूड इन दी एएफएस आर फर्दर एनालाइज इन दी डॉक्यूमेंट रिसिप्ट बजट, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है डिटेल ऑफ टैक्स नॉन टैक्स, या हमारे पास कहाँ से कितना हमारे पास रेवेन्यू आने वाला है। अब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट ये आया था, बेसिकली इसने बताया था हमारे पास किस तरीके से आपको मैनेज करना है। द ट्रेंड ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर अलोंग विद द डेफिशिएंट इंडिकेटर्स स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, ये एनएसएफ है। यहाँ पर जितना ये पैसा आएगा उसके बाद में फिर आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पर जो पैसा पड़ा हुआ वो कैसे कहाँ जाना चाहिए, किस में खर्च होगा, स्कीम्स में या फिर आपकी प्लानिंग में नॉन प्लानिंग में, इसके ऊपर डिसाइड होगा। स्टेटमेंट ऑफ द रेवेन्यू फॉरगन, स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट, ये सब कुछ इसके अंदर देखा जाएगा। बजट पे एक नज़र डाल लो तो देखो नज़र क्या है, देखो यही एक मोटा मोटा इसके अंदर एक आपको बता रखा है कि जितना भी आपके पास रिसीप्ट है या फिर आपके पास एक्सपेंडिचर है, जितना टैक्स और नॉन टैक्स, जो टैक्स से आ रहा है नॉन टैक्स से आ रहा है, ये बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट में होता है। जो आपका एक्सपेंडिचर है प्लान और नॉन प्लान होता है, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर होता है तो वो कैसे कैसे जाएगा इसके बारे में बेसिकली बता रखा है। और इवन इसके अंदर ये भी डिसाइड किया जाता है, सॉरी लेट मी टेल यू, ओके, यहाँ से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ रेवेन्यू कैपिटल लोन्स नेट पेमेंट्स ऑन द हैंड रेवेन्यू रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट other capital receipts which are not in the nature of borrowing but which finally accrue to the government on other constitution gross physical deficit। बेसिकली जो भी आपकी बोरिंग से या फिर जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली डिफाइन करता है कि आपका कोई लोन तो नहीं है, कोई रीपेमेंट तो नहीं है। उसके बाद में बेसिकली आपका जो फिजिकल डेफिसिट होता है ना, ये इसी की वजह से होता है, यानी कि आपके पास रेवेन्यू कम है आपके पास लेकिन एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा कर रहे हो, आपको लोन पेमेंट करनी है, आपने कर्जा ले रखा है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, OECD से या फिर किसी एशियन बैंक से, तो इस तरीके से आपका चलता है। हाईलाइट्स क्या है बजट की वो देख लो। अब डॉक्यूमेंट क्या करता है, बजट क्या है बेसिकली एक्सप्लेन करता है आपकी चीज़ों को।
कि क्या करना है क्या नहीं करना है, टैक्स के प्रपोजल और ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। डिमांड फॉर द ग्रांट मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से जाएगा, आर लेड ऑन द टेबल ऑफ द लोक सभा समटाइम्स आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बट देयर फॉर द डिस्कशन ऑन डिमांड ग्रांट्स कमेंट्स, डिटेल ऑफ डिमांड इन द फर्दर एक्सप्लोर, ये सब कुछ जाएगा लोकसभा में, जाएगा लोकसभा से डिस्कशन होगा, देन फाइनली राज्यसभा में जाएगा, पास हो जाएगा, देन सबको मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे ना, ए ब्रेकअप ऑफ द एस्टीमेट रिलेटिंग टू ईच प्रोग्राम organization wherever a amount involved in less than 10 lakh is given under the number of object heads which indicate the categories and nature. Okay, तो ये सब कुछ होगा। आउटकम निकलेगा बजट का, फाइनेंशियल ईयर 2060 द परफॉर्मेंस बजट आउटकम बजट इन सॉरी हिथरटो बेसिकली क्या कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज हाउ टू प्रोनाउंस, बेसिकली प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट सेपरेटली बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, मस्ट द प्रेजेंटेड एज सिंगल document titled outcome budget, okay, by each ministry in respect of all demands appropriation controlled by them except those exempted from the requirement. Outcome budget broadly indicates physical dimensions of the financial budget of ministry, indicating actual physical performance preceding year 2015 and 16. ठीक है, अब क्या होगा बेसिकली आउटकम बजट आप समझ गए होंगे कि लास्ट ईयर हमने जो भी परसेंट जो भी हमने प्रेजेंट किया था, जो भी हमने डिमांड ली, जो भी हमें ग्रांट किया गया था वो, उसके बेस पर हमने कितना एक्चुअली हमने परफॉर्मेंस किया है, कितना कितना डेवलप हुआ है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट 9 months अप टू दिसंबर और करेंट ईयर, टारगेट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंश्योरिंग, ठीक है। तो ये आप सबको देखना, ये देखना पड़ेगा कि हर किसी मिनिस्ट्री को। अब अप्रैल से हुआ था आपका, अप्रैल के बाद में देखो ऑलरेडी हमारे 4 महीने तो निकल चुके हैं, 3 महीने निकल चुके हैं, 9 महीने बचे हैं हमारे पास दिसंबर तक। तो 9 महीने के अंदर आपने कितना किया कि जनवरी से आपके बजट की पेपरिंग हो जाती है, 1 फरवरी को आपको पेश करना है, इकोनॉमिक सर्वे आपका 31 जनवरी को आ जाता है। तो इस तरीके से आपको पेश करना पड़ेगा लास्ट 9 मंथ के अंदर आपने कितना परफॉर्मेंस किया, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट्स आनी चालू हो जाएगी आपकी, इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, मैं आपको बता चुका था। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि 5 years प्लान की तरह देखो, इंडिपेंडेंस विद द लॉन्चिंग ऑफ 5 years प्लान इट हैज आल्सो बिकम ए सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जो कि बेसिकली बताती थी कि आपने 5 साल के अंदर कितना बेड़ा गर्क किया और कितना आपने बढ़िया किया। तो ये सब बताता, सेम बजट भी इसी शेप को बताता है लेकिन डिफरेंट टाइप से। तो आज के लिए लेक्चर में सिर्फ इतना ही। होप आपको बजट का एक मीनिंग समझ में आ गया होगा। आई नो कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बट एक मोटा मोटा आपको सिर्फ अंदाजा देने के लिए मैंने आपको बताया था। बाकी लेक्चर्स में आगे बहुत कुछ है समझने के लिए, बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।